गुड मॉर्निंग क्लास। यहाँ पे आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक नया चैप्टर जिसका नाम क्या है, मोशन। प्लीज थैंक यू। बुक्स बंद कर दीजिए और अभी स्टार्ट करते हैं मोशन चैप्टर। मोशन चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे, उसके बाद आपका जो अभी पहली बार बाइफर्केशन हुआ है किसका, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो में। तो फिजिक्स क्या है, क्या किस लिए उसे पढ़ाया जाता है, ये चीज़ें जानना, थोड़ा सा बेसिक चीज़ें जानना आवश्यक है। रीज़न क्या है कि आगे चल के इन्हीं बेसिक चीज़ों पे आपको ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले से अगर आपको पता नहीं रहेगा, सीधी सी बात, फोकस आप नहीं कर पाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ मोशन। मोशन क्या है, द फिनोमिना ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के साथ आपकी पोजीशन बदल रही है, ठीक है। मान लीजिए ए कोई व्यक्ति है, ठीक है, ए उसकी पोजीशन थी पॉइंट सी पर और 10 सेकेंड बाद क्या हो जा रहा है, कहाँ पहुंच जा रहा है, पॉइंट डी पर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, टाइम के एस्पेक्ट में क्या हो रहा है, पोजीशन चेंज हो रही है इस व्यक्ति की, ठीक है। ये पहले ए यहाँ था और यहाँ पे पहुंच गया, ठीक है। तो टाइम के रिस्पेक्ट में पोजीशन चेंज हो रही है, नहीं चेंज हो रही है, वो हमें कैसे मतलब मोशन, ठीक है। जैसे रेस्ट मीन्स मूवमेंट नहीं हो रहा है, मोशन मूवमेंट हो रहा है, मीन्स क्या हो रहा है कि जगह बदल रही है, समय बदल, क्योंकि समय कभी रुकता है क्या, समय हमेशा चलता रहता है ना। ऐसा तो है नहीं कि अभी रुक जाओ भाई 2 मिनट अभी समय रुका हुआ है, सब लोग काम करना बंद कर दो, ऐसा नहीं, वो हमेशा चल रहा है, ठीक है। आपकी घड़ी में सेल खत्म हो जाए, वो बंद हो जाए, अलग मैटर, ठीक है। लेकिन अगर हम ऐसे बात करें तो टाइम हमेशा चलता रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप अगर मूव कर रहे हैं तो मीन्स आप मोशन में हैं, और अगर मूव नहीं कर रहे हैं तो इसमें आप रेस्ट में हैं, एक ही पोजीशन आप बना के रखे हुए हैं, ठीक है। तो मोशन क्या है, द फिनोमिना ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये क्या कहलाता है आपका, मोशन। अब अच्छा एक एग्जांपल लीजिए, जैसे कि मान लीजिए कि आर्यन दौड़ रहे हैं, आगे दौड़े नहीं, आर्यन कार में है और उसी में है आयुष, ठीक है। और पीछे है शालिनी और अवनी, ठीक है। चलिए, ये कार की स्पीड है 120, कितना, 120 किलोमीटर पर आवर स्पीड है, ठीक है। और यहाँ पर जो है इनकी लोग की स्पीड है लगभग 85 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब ये दोनों जो कार है वो दोनों मोशन में है, दोनों चल रही हैं, ठीक है। अब हम बाहर से खड़े होकर देख रहे हैं, भाई हमारे पास कार नहीं, हम खड़े होकर देख रहे हैं, ठीक है, हम यही काम कर लेंगे। तो हम दूर से खड़े होकर देख रहे हैं तो हमें आप दोनों मोशन में दिखाई पड़ेंगे ना, ठीक है। हम ऑब्जर्वर हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, दोनों लोग कार चला रहे हैं, भाई हम देख रहे हैं, ठीक है। ड्राइवर कौन है मत पूछना, कार चल रही। तो यहाँ से हम देख रहे हैं, तो यहाँ पर तो दोनों लोग चला रहे हैं, वो क्या है, दोनों मोशन में। भाई इनका मोशन की स्पीड कितनी है, 120 किलोमीटर पर आवर, इनका कितना है, 85 किलोमीटर पर आवर। बट आर्यन के साथ जो आयुष बैठे हैं, उनके लिए क्या आर्यन मोशन में है क्या, नहीं, वो तो रेस्ट में है, क्योंकि जिस उनके साथ ही तो मूव कर रहे हैं। तो ऑब्जर्वर के हिसाब से भी मोशन और रेस्ट चेंज होता रहता है, क्योंकि उनके हिसाब से पोजीशन सेम है, क्योंकि उनके साथ ही साथ चल रहे हैं ना, ठीक है। उनके साथ मौसम तब होंगे ना जब आगे चले जाएंगे। तो ऑब्जर्वर के एस्पेक्ट से भी कई बार इक्वेशन बदल जाती है। लेकिन हम बात करें मोशन क्या है, तो जो चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ओके, जो पोजीशन चेंज हो रही है कि टाइम के रिस्पेक्ट में, वही हमारा मोशन है, ठीक है। ऑब्जर्वर के हिसाब से चीजें चेंज हो सकती हैं, स्टेटमेंट बदल सकते हैं, ठीक है। तो ये आयुष जो बैठे हुए अंदर आर्यन ड्राइव कर रहे हैं, तो उनके लिए तो आर्यन रेस्ट में है, क्यों, क्योंकि उनका पूरा जो इन्वायरमेंट उनके साथ मूव कर रहा है, इवन तो आर्यन में मूव कर रहे हैं एक साथ ही, क्लियर, समझ में आया, ठीक है। उनके साथ कोई मोशन नहीं है क्योंकि साथ में चल रहे हैं। इज दैट क्लियर, गॉट इट। ऑब्जर्वर के हिसाब से अलग अलग चीजें हो सकती हैं, ये हमने इसलिए समझा दिया कि कहीं आप पूछ लिया गया ऑब्जर्वर बैठा हुआ साथ में, तब क्या होगा, तो आपको पता रहना चाहिए, ठीक है। चलिए फिर, according to the observer who is present outside the car can say the speed is 0 and outside the observer can say object can see of 120 km per hour।
मीन्स कि जो अंदर बैठे हुए उनके हिसाब से क्या हो सकता है, मोशन जीरो हो सकती है, स्पीड जीरो हो सकती है। क्यों स्पीड जीरो, क्यों? क्योंकि वो उनके साथ ही मूव कर रहे हैं। लेकिन जो बाहर कोई ऑब्जर्वर है जो उस कार में नहीं है, वो कह सकता है कि हाँ 120 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से गाड़ी चल रही है। क्लियर, समझ में आया? अब कोई भी मोशन हो रहा है एक स्ट्रेट लाइन में, एक सिंगल डायरेक्शन मोशन, क्या कहते हैं, किस तरह का मोशन कहते हैं? किस तरह का मोशन कहते हैं? लीनियर मोशन। बहुत अच्छे, आप लोगों ने रीड नहीं किया। जो स्ट्रेट लाइन में कोई मोशन चल रहा है, स्ट्रेट लाइन में मोशन हो रहा है, वो क्या है आपका? लीनियर मोशन। और कोई सर्कुलर पाथ अपनाए हुए है तो क्या कहलाएंगे? नहीं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन तब कहलाएगा एक ही स्पीड से मूव कर रहा है। ठीक है, स्पीड ठीक है, वेलोसिटी तो चेंज होती रहती है, क्योंकि पता है आपको सर्कल में वेलोसिटी चेंज होना तय है, क्योंकि अगर डायरेक्शन नहीं चेंज करें तो सर्कल में मूव कैसे कर पाएंगे। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जब अभी आगे आएगा टॉपिक, तो उसमें क्या स्पीड कांस्टेंट है, सर्कुलर मोशन कहलाएगा। अब उसकी यूनिफॉर्म स्पीड है या नहीं है वो अलग मैटर, ठीक है। हम यहाँ पे मोशन की बात कर रहे हैं, टाइप ऑफ मोशन। तो इसमें क्या है, सर्कुलर मोशन। जैसे कि प्लैनेटरी जो रिवॉल्व करते हैं, प्लैनेट रिवॉल्व करते हैं सन के अलाउंग, ठीक है। एग्जैक्टली वो सर्कुलर मोशन नहीं होता है, बट आप समझ सकते हो कैसे कैसा सर्कुलर मोशन होता है। क्लियर, समझ में आया? फिर मूवमेंट ऑफ पेंडुलम, ऑसिलेटरी मोशन, पेंडुलम का मूवमेंट ऐसे ही तो होता है। तो पेंडुलम का मूवमेंट क्या कहलाता है? ऑसिलेटरी मोशन। समझ में आया? ठीक है, एक ही मीन पोजीशन पे वो घूम रहा है, ठीक है, पूरा सर्कल नहीं कवर कर रहा है। अगर सर्कल कवर अप करने लगे तो क्या हो जाएगा? सर्कुलर मोशन। समझ में आया? तो टाइप ऑफ मोशन समझ में आए, ठीक है। अब इंट्रोडक्शन ऑफ फिजिक्स, आइए फिजिक्स का इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। पहला क्या है? फिजिक्स। फिजिक्स जो शब्द आया है वो कौन से है? ग्रीक भाषा से आया है, ठीक है। ज्यादातर आपको सब जो है ग्रीक भाषा से ही मिलते हैं। क्लियर, वहाँ के साइंटिस्ट ने इवॉल्व किया तो वहीं के नाम रखे जाएंगे। क्लियर, तो फिजिक्स मींस, फिजिक्स का वर्ड क्या है? फ्यूजस, FUSIS, फ्यूजस। फ्यूजस का मतलब क्या है? ग्रीक भाषा में मतलब होता है नेचर। नेचर के बारे में पढ़ते हैं हम। नेचर मतलब क्या? कि ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द नेचुरल फेनोमेना। नेचर में जो अलग अलग चीजें हो रही हैं, क्यों हो रही हैं, कैसे हो रही हैं, उनके पीछे क्या चीज एक्ट कर रहा है, उन सभी चीजों को हम पढ़ते हैं, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल, फॉलिंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट टुवर्ड अर्थ। भाई कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे गिरता है, ठीक है, न्यूटन साहब के ऊपर सेब गिरा, तुमने बताया ग्रेविटी, तो नेचुरल फिनोमिना ही पढ़ रहे हैं ना, कुछ अलग से कोई चीज तो नहीं पढ़ रहे हैं, इसी नेचर के बारे में पढ़ रहे हैं ना। जैसे कोई भी चीज, कोई भी नेचुरल चीज हो रहा है, अगर कर रहा है तो उसके पीछे कारण क्या है, उसको पढ़ा जाता है। क्लियर। फिर अब रेवोल्यूशन ऑफ द प्लैनेट्स, प्लैनेट रिवॉल्व कैसे करते हैं, ठीक है, उसके पीछे भी कारण, उसको भी पढ़ा गया है। क्लियर। तो अलग अलग चीजों को हमने क्या किया है? स्टडी किया है, इसीलिए इसको क्या है? नेचर कहा गया। मींस नेचुरल फिनोमिना है जो उसकी स्टडी हम किस में करते हैं? फिजिक्स में करते हैं। इज दैट क्लियर? ओके। फिर इन फिजिक्स वी विल मोस्टली डील विद द वेरियस टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। ज्यादातर हम फिजिकल क्वांटिटीज को देखते हैं। फिजिकल, अब आपको मन में आएगा फिजिकल क्वांटिटीज क्या है? वो चीजें जिनको हम मेजर कर सकते हैं। जैसे ग्रेविटी कितना फोर्स एक्सर्ट कर रही है, मेजर करते हैं ना, ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स जो हमारे ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करके उसको मेजर कर पा रहे हैं ना, ठीक है। आपका वेट कितना है, मेजर हो पाता है ना। तो कोई चीज ऐसा जिसको मापा जा सके, नापा जा सके, उसको हम किसमें पढ़ रहे हैं? फिजिक्स में पढ़ नहीं है उसको, उसके साथ हम काम कर रहे हैं, ठीक है। ज्यादातर चीजें उसी पे डिपेंडेंट है। क्लियर। आपको जैसे जितने फॉर्मूलाज आपको मिले हैं, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन, में सभी चीजों में पता किया गया है ना कितना फोर्स एक्सर्ट हो रहा है, ठीक है। आप अगर फोर्स एक्सर्ट करोगे तो रिएक्शन में कितना फोर्स आपके ऊपर लगेगा, सारी चीजें पढ़ी है ना। भाई आप मारते हो दीवार पर, आपको चोट लग जाती है, हम ऐसे कहते हैं ठीक है दीवार भी मार लेती हो, कोई थप्पड़ मार लिया, नहीं। हम पढ़े क्यों होता है ऐसा, क्योंकि जितनी तेजी से आप फोर्स लगाते हैं उतनी तेजी से फोर्स आपका पीछे भी लगता है। क्लियर, समझ में? इज दैट क्लियर? चलिए, फिर क्वांटिटी जैसे कि लेंथ है, मास है, टाइम है, टेम्परेचर है, डिस्टेंस है, स्पीड है, फोर्स है, सारी चीजें जो है, ठीक है, ये किसमें आ गई? फिजिकल क्वांटिटीज में आ गई। क्लियर। अब दो तरह की फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं, दो तरीके की फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं, आइए उनको देख लेते हैं।
टू टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज है। ये क्या था, एमके, हाँ। तो टू टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, टू टाइप्स हैं, टू स्टेट्स हैं, स्केलर और वेक्टर। ठीक है, स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, आप अगर मापते हैं कि कितने लीटर दूध है तो उसमें कोई डायरेक्शन रहती क्या कि दूध ऊपर की दिशा में जा रहा है, दाएं दिशा में जा रहा है, बाएं दिशा में जा रहा है, ऐसा कुछ पता चलता है? नहीं। जहां पर हम डायरेक्शन पे डिपेंडेंट नहीं, उसे हम क्या कहेंगे? स्केलर क्वांटिटी। जैसे किसी चीज का मास ले रहे हैं, वजन ले रहे हैं, तो बताएंगे क्या कि जो है 45 केजी ऊपर की ओर और 50 केजी नीचे की ओर, ऐसा कुछ मास निकलता है क्या? या 45 केजी राइट डायरेक्शन में या अपोजिट डायरेक्शन में, ऐसा कुछ निकलता है? नहीं निकलता है। तो जब हम बात करते हैं, इसकी बात करते हैं स्केलर क्वांटिटी की, तो डायरेक्शन पर डिपेंडेंट नहीं है, डायरेक्शन पर डिपेंडेंट नहीं है। ठीक है, लेकिन हम वेक्टर क्वांटिटी की बात करें तो डायरेक्शन पर डिपेंडेंट है। जैसे कि देखिए जरा, अब मान लीजिए ये एक टेबल है, टेबल जैसा दिख नहीं रहा लेकिन आप मान लीजिए, सॉरी बड़ा मोटा पैर हो गया इसका, हाँ एक टेबल है, इधर से भाई एक लोग लगे हैं ए पुश कर रहे हैं, इधर से लगे हुए हैं बी पुश कर रहे हैं। तो जो फोर्स एक्सर्ट किया जा रहा है उसको हम क्या करते हैं, डायरेक्शंस में बात करेंगे ना, पॉजिटिव नेगेटिव होगा ना, क्योंकि अगर एक ही डायरेक्शन में फोर्स है तब तो कोई फर्क नहीं पड़ता, जब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है तब फर्क पड़ता है। जो ग्रेटर फोर्स लगाएगा वो उसके अपोजिट डायरेक्शन में टेबल मूव करेगी। ठीक है, तो फोर्स जब हम मेजर करते हैं तो उसमें हम डायरेक्शन देखते हैं ना, तो कौन सी क्वांटिटी होगी? वेक्टर क्वांटिटी। जो जिसमें डायरेक्शन का कोई इंपैक्ट दिखता हो, डायरेक्शन की वजह से नेगेटिव या पॉजिटिव हो जाता है, वो आपको कौन सा है? वेक्टर क्वांटिटी। जिसमें डायरेक्शन का कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी डायरेक्शन मतलब ही नहीं है उसमें, वो कौन सा आपका है? स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, किसी का मास ले रहे हैं, ठीक है, वजन की बात कर रहे हैं, वो मीट वाला मास मत कर लीजिएगा, ठीक है, या फिर आप किसी को लीटर्स में आप तौल रहे हैं, ठीक है, माप रहे हैं, उसमें आप डायरेक्शन की बात नहीं करते। समझ में आया आपको? स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी, इज दैट क्लियर? जी। स्केलर क्वांटिटी which does not have any direction and cannot be treated magnitude is enough. Example length, जिसमें मीन्स क्या है, कोई भी डायरेक्शन की जरूरत है ही नहीं, ठीक है, और डायरेक्शन की वजह से कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं। जैसे कि लेंथ, भाई यहां से लेके आपके घर तक का लेंथ कितना है वो आप किलोमीटर से मीटर से बता सकते हैं, डायरेक्शन नहीं बताते हैं कि यहाँ से यहाँ तक के लिए इतना दूरी है, इस डायरेक्शन में भी यहाँ से यहाँ तक, वो अलग मैटर, ठीक है, उसको आप नहीं लिखते, लेंथ लिखना रहता है यहाँ से वहाँ तक। क्लियर? चलिए, फिर वेक्टर क्वांटिटी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी व्हेन डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड इज नीडेड। एग्जांपल, फोर्स इन वेक्टर क्वांटिटी, ओपनिंग ऑफ अ डोर, we need force also we know in the direction to apply। क्या है? या हमसे कह दिया जाए कि दरवाजा खोलिए, इतना फोर्स लगाएंगे आपका दरवाजा खुल जाएगा, ठीक है। अब हम अपोजिट डायरेक्शन में लगाएं, दरवाजा अंदर की तरफ जो है बाहर की तरफ खुलने वाला, हम लगे रहे धक्का देने में, उतना फोर्स लगाते रहे, क्या दरवाजा खुल जाएगा? तो फोर्स जिस तरफ अप्लाई करना है उसका डायरेक्शन निर्धारित होता है ना, जिस तरह आप लगाना चाहिए। क्लियर? तो फोर्स क्या है आपका? कौन सा? वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। इज दैट क्लियर? व्हाई डू वी नीड यूनिट्स? अब यूनिट की जरूरत क्यों पड़ी? जैसे किलोग्राम है, लीटर है, मीटर है, मिलीलीटर है, इन सभी चीजों की जरूरत क्यों पड़ी? इसलिए जरूरत पड़ी कि मान लीजिए भाई हम कहें कि हमारा ये इतना हाथ जो है, इसके हिसाब से हम चीज़ों को मेजर करेंगे, मेजरमेंट करेंगे, तो पता चला कि भाई कल कोई छोटा बौना आदमी आ गया, उसका हाथ और छोटा निकल गया, वो कह रहा है भाई हमारे हिसाब से मेजर करिए, तो डिफरेंट रहेगा ना। पता चला कि आप यहाँ पे आम खरीदेंगे 1 किलो और दूसरे जगह जाकर देखेंगे वो 5 किलो बराबर हो गया। यूनिट से चेंज, अगर यूनिट एक सिमिलर यूनिट हर जगह नहीं रहेगी तो सोचिए कितना अजीब हो जाएगा सामान खरीदना। हाँ, आप यहाँ सुबह आएंगे एक लोग के पास, कहेंगे भाई 1 केजी आम दे दीजिए, तो कहीं 1 ही दे दे, कहे भैया हमारा केजी तो इसी तरह है। दूसरे के पास गए वो कहे नहीं भाई 2 आम दे दिए,
तीसरे के पास गए 3 दे दिए, ठीक है। सब अपना अपना कहते रहे कि हमारा केजी का वेट है, हमारा केजी का वेट है। तो एक सिमिलर यूनिट निर्धारित करना जरूरी है ना, ठीक है। मान लीजिए भाई साइंटिस्ट हैं जो रिसर्च करते हैं, एक सिमिलर यूनिट नहीं रहेगी, कैसे वो रिसर्च कर पाएंगे, कैसे एक्सपेरिमेंट्स कर पाएंगे। आपको पता चला कि 10 ग्राम उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालना है, ठीक है, 10 ml डालना है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो आप 10 ml का एक पूरा एकदम भर दिए टेस्ट ट्यूब ऊपर तक, क्या है पूरा 10 ही ml, तो पता चला कि वो फटेगा तो फिर पूरे चेहरे पे 10 ml बन जाएगा एकदम बढ़िया से साफ साफ है। तो एक्सपेरिमेंट्स करने में भी दिक्कत आएंगे। हाँ, जो पहले से एक्सपेरिमेंट हो चुकी उनको आप प्रैक्टिकल करना चाहो वो भी नहीं कर सकते अगर एक सिमिलर यूनिट्स नहीं है। तो क्या क्या दिक्कतें आ सकती है, इसलिए यूनिट होना बहुत आवश्यक है। क्लियर, समझ में आया आप लोगों को? जैसे कि लेंथ में मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, आपने पूरा मैथ में देखा है, फ्रॉम मिलीमीटर से लेकर के किलोमीटर, हेक्टामीटर, सब कुछ आपने देखा है। देखा है नहीं देखा है? क्लास से आप 9th में पहुंच चुके हैं, बिल्कुल 8 में जरूर देखा होगा, 8वीं में यूनिट्स के बारे में नहीं पढ़ा। फिर टाइम की बात करें, सेकेंड, मिनट, आवर, ठीक है। टेम्परेचर, डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट और डिग्री केल्विन। आपका जो अभी टेम्परेचर लिया जाता है वो उसमें लिया जाता है, फ़ारेनहाइट में लिया जाता है, ठीक है। तो अलग अलग स्केल्स हैं, अलग अलग हिसाब से मेजरमेंट किया जाता है। चलिए, अब अलग अलग तरह के सिस्टम चल रहे थे पहले, जैसे FPS, फुट पाउंड सेकेंड, लेंथ को मेजर करने के लिए फुट, मास को मेजर करने के लिए पाउंड, टाइम को मेजर करने के लिए सेकेंड। दूसरा चल रहा था CGS, सेंटीमीटर, ग्राम और सेकेंड, और MKS, मीटर, किलोमीटर और सेकेंड। ये अलग अलग प्रकार की यूनिट अलग अलग देशों में चल रही हैं। इससे कई सारी दिक्कतें आई, एक्सपेरिमेंट्स होने में, व्यापार करने में बहुत सारी दिक्कतें आ रही थी। इसीलिए एक इंटरनेशनल समिट बैठी, कहाँ पर? फ्रांस में, ठीक है। कहाँ पर? फ्रांस में। और फ्रांस में क्या यूज होता था? MKS, और उसी को क्या बता दिया गया? SI सिस्टम, SI यूनिट्स, ठीक है। कौन सा यूनिट्स? SI यूनिट, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स में क्या, जो कि फ्रांस के द्वारा किया गया था, जिसमें क्या है? MKS का यूज, मीटर, किलोग्राम और सेकेंड के हिसाब से आप क्या करते हो, किसी भी एक्सपेरिमेंट को करना हो तो इन्हीं सब यूनिट्स का इस्तेमाल करते हो। और इवन दो आपको याद रखना है, जितने भी न्यूमेरिकल्स आपको आज से लेकर इंटर से लेकर के BSc से MSc जहां जहां पे आप जाओगे, जहां पे आपको न्यूमेरिकल मिलेंगे, आपको कौन सा सिस्टम इस्तेमाल करना है? MKS या फिर SI यूनिट सिस्टम। क्लियर, समझ आया? कहीं पे भी आप जाओगे, BSc MSc कुछ भी करोगे, फिजिक्स में अगर न्यूमेरिकल मिलेंगे तो SI यूनिट सिस्टम का आपको इस्तेमाल करना है। जब तक क्वेश्चन ना कह दे CGS यूनिट में निकालो, क्वेश्चन खुद ना कह दे, तब तक आपको किसमें करना है? SI यूनिट सिस्टम। यूनिट नहीं दी है SI यूनिट में, आपको चेंज करना पड़ेगा। कई बार आपने अगर न्यूमेरिकल्स किए होंगे तो आंसर मैच नहीं करता था, क्यों? क्योंकि आपने SI यूनिट सिस्टम में नहीं किया, आंसर SI यूनिट सिस्टम में दिया है, तो फिर आपको किलोमीटर को मीटर में चेंज करके तब दोबारा सॉल्व करना पड़ जाता था। तो अब जो है आपको ध्यान देना है, कहीं पे भी आप सॉल्व करोगे, कोई भी प्रकार के आप न्यूमेरिकल्स करोगे, उसमें आपको SI यूनिट सिस्टम का ही इस्तेमाल करते हुए आप देखे जाओगे, ठीक है। आप चेक कर लीजिएगा और आप याद भी रखिएगा। क्यों? क्योंकि मान लीजिए आप कहीं गलती करेंगे तो उसका खामियाजा आपके नंबर घट जाएंगे, चाहे आप किसी भी टाइप का एग्जाम दें। क्लियर? अगर फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स हैं तो आपको SI यूनिट सिस्टम का इस्तेमाल जरूर करना पड़ेगा। समझ आए? अब मोशन 2 टाइप्स के होते हैं, 2 स्टेट्स होती हैं, आइए देखते हैं। एक होता है स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन। जब भाई कोई चीज मूव कर रही है तो कौन सा हो गया? स्टेट ऑफ मोशन में है। स्टेट ऑफ रेस्ट जब कोई ऑब्जेक्ट कोई भी चेंज नहीं हो रहा है। जैसे कि इसका डेफिनेशन, भाई अगर कोई स्थिर एक जगह पे फिक्स है, हम मूव नहीं कर रहे हैं, टाइम बढ़ता चला जाएगा, टाइम तो नहीं रुकेगा, मैंने कई बार बताया, ठीक है। तो टाइम बढ़ रहा है और हम एक ही पोजीशन पे स्थिर हैं, हम आगे बढ़ ही नहीं रहे,
हम कहीं जा ही नहीं रहे, तो हम किस स्टेट पे हैं? रेस्ट पे हैं, कोई भी मोशन नहीं हो रहा है। क्लियर? तो स्टेट ऑफ रेस्ट हो गया। स्टेट ऑफ मोशन क्या है कि मींस विद रिस्पेक्ट टू टाइम हम क्या है अपनी पोजीशन को चेंज कर रहे हैं। क्लियर? डेफिनेशन बात करें तो क्या है स्टेट ऑफ रेस्ट का डेफिनेशन? एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी एट रेस्ट इफ इट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम बदलने के साथ साथ अगर वो ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को बदल नहीं रहा है तो कहां पर है? स्टेट ऑफ रेस्ट, रेस्ट पे। ठीक है? रेस्ट इन पीस पे नहीं है, रेस्ट पे। क्लियर? चलिए, स्टेट ऑफ मोशन, एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी एन मोशन इफ इट चेंज पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के साथ साथ अगर जगह बदली जा रही है, ठीक है, तो क्या हो गया आपका? मोशन। ठीक है? इज दैट क्लियर? स्टेट ऑफ रेस्ट, स्टेट ऑफ मोशन। एग्जांपल देख लीजिए, एक ऑब्जेक्ट है, टाइम ए पोजीशन कहां पर है? P पर है, और 1 घंटे बाद आफ्टर 1 आवर एक इस पॉइंट पर है, पोजीशन P पर ही है। ठीक है? कहीं पे कोई डिस्प्ले कहीं पे गया नहीं, तो मीन्स क्या है इसी पोजीशन पे लगातार टाइम के हिसाब से बना हुआ है। इसका मतलब क्या है किस पोजीशन पे है? रेस्ट पे है। क्लियर? कोई भी मूवमेंट नहीं हो रहा है। क्लियर? स्टेट ऑफ मोशन, मोशन जैसे कि ए कोई पॉइंट P पे था, 10 सेकेंड बाद क्या हो गया? 10 सेकेंड बाद पहुंच गया पॉइंट Q पर। ठीक है? तो मीन्स क्या हुआ? उसने अपनी पोजीशन को बदला। ठीक है? समय के अनुसार धीरे धीरे पोजीशन उसकी बदल रही है, तो ये क्या हो गया? स्टेट ऑफ मोशन। ठीक है? अब एक और कंफ्यूजिंग चीज आता है, वो क्या है? वो है आपका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। सुना है नहीं सुना? yes. डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, जरा उसे भी देख लेते हैं। अच्छा, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट देखिए, ए कोई ऑब्जेक्ट है, उसने 10 किलोमीटर मूव किया, किस डायरेक्शन में? ईस्ट डायरेक्शन में। किस डायरेक्शन? फिर मूव किया इधर 10 किलोमीटर। ठीक है? अब उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद फिर यहीं पे स्टिल हो गया, यहीं पे हो गया। तो अगर हम डिस्टेंस की बात करें, कितना मूव किया? 10 + 10 20 किलोमीटर, 20 किलोमीटर मूव किया। और डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो क्या होगा? यहां पे हमें याद आएंगे कौन? पाइथागोरस साहब। क्यों? क्योंकि ये ट्रायंगल का फॉर्मेशन हो रहा है, देखो। ठीक है? भले ही यहां से यहां तक जाने के लिए यहां पर कोई रास्ता है नहीं, बट हम सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होती है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू द फाइनल पोजीशन। इनिशियल पोजीशन किसे कहेंगे? जहां से हमने शुरुआत की। फाइनल पोजीशन जहां डेस्टिनेशन पहुंच गए। ठीक है? फाइनल डेस्टिनेशन सुने होंगे जी। तो इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन के बीच में सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होती है वो क्या होती है? आपकी डिस्प्लेसमेंट। ठीक है? और एक खास बात क्या है? डिस्टेंस कभी नेगेटिव में नहीं हो सकता और डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव में हो सकता है। डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होगा। अब भाई रायबली से लखनऊ गए 90, लौटे 90, कितना हुआ? 180 किलोमीटर। फिर आप चले गए दलमऊ 25 और कितना हो गया? 205 किलोमीटर हुआ। लेकिन अगर हम डिस्प्लेसमेंट में बात करें तो क्या होगा? हम -25 चले गए। क्यों? क्योंकि पहले हम गए तो प्लस हुए, फिर गए माइनस हुए, फिर इनिशियल पोजीशन पहुंचे, क्या हो गया? 0। ठीक है? और उसके बाद फिर वापस चले गए विपरीत डायरेक्शन में, तो हम कहां चले गए? माइनस। समझ में आया?
अभी जैसे हम यहाँ बात करें हमारी इनिशियल पोजीशन है, हम फाइनल पोजीशन यहाँ गए और फिर वापस चले आए, तो हम क्या है डिस्प्लेसमेंट जीरो, क्योंकि हम इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन हमारा सेम है। तो भाई इनिशियल पोजीशन फाइनल पोजीशन सेम है तो शॉर्टेज डिस्टेंस कितना होगा, जीरो। आप बताइए इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन अगर हमारा सेम है तो फाइनल कितना होगा डिस्टेंस, फाइनल जो हमारा शॉर्टेज डिस्टेंस वो कितना रहेगा, जीरो रहेगा। भाई वहीं पे खड़े ही हैं तो कितना डिस्टेंस है, कोई डिस्टेंस ही नहीं है, जीरो है। समझ में आया? तो ये जीरो हो सकता है, नेगेटिव में हो सकता है, और डिस्टेंस अगर थोड़ा सा भी मूवमेंट हुआ तो पॉजिटिव में रहेगा और कभी भी जीरो नहीं हो सकता। जीरो तब होगा आपने मूवमेंट किया ही नहीं। अगर आपने मूवमेंट किया है तो कुछ ना कुछ यूनिट होगा, मीटर, मिलीमीटर, कुछ भी हो सकता है, बट आपने अगर मूव किया है तो कुछ ना कुछ यूनिट जरूर होगा। क्लियर? समझ में आया? चलिए, तो इसमें अब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस क्या है अगर डेफिनेशन की बात करें, टोटल एक्चुअल पाथ लेंथ कवर्ड बाय द बॉडी, जितना एक्चुअल पाथ कवर किया गया किसके बॉडी के द्वारा उसे हम डिस्टेंस कहते हैं। डिस्प्लेसमेंट क्या, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, सबसे कम दूरी जो है इनिशियल फाइनल पोजीशन के बीच में क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट। क्लियर? फिर एसआई यूनिट उसकी क्या है, डिस्टेंस की मीटर है और डिस्प्लेसमेंट की भी क्या है, मीटर है। क्लियर? फिर रिप्रेजेंटेशन, डिस्टेंस को हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये रिप्रेजेंटेशन याद करना बहुत जरूरी है। डिस्टेंस को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डी से, और डिस्प्लेसमेंट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एस से। डिस्प्लेसमेंट किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एस से। क्लियर? समझ में आया? फिर और ये कभी नेगेटिव नहीं हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है। दैट्स इट। समझ में आ गया आप लोगों को? ठीक है। अब एक चीज और ध्यान दीजिए, एक चीज और ध्यान दीजिए कि डिस्टेंस जो है वो आपकी कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर, और डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है? कैसे है पता है किसी को? हाँ बताइए। डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी कैसे है, देखिए जरा। ए जो है मूव करता है पहले 3 किलोमीटर, फिर जाता है 4 किलोमीटर। तो अगर हम यहां पे बात करें डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस कितना है, तो डिस्टेंस हमारा 7 किलोमीटर है। क्यों? क्योंकि भाई जितना मूवमेंट हुआ उतना हमने बता दिया, दोनों को जोड़ करके 7 किलोमीटर मूवमेंट हुआ तो 7 किलोमीटर आपका क्या होगा, डिस्टेंस हो गया। अब शॉर्टेस्ट फॉर्म देखिए, शॉर्टेस्ट फॉर्म कौन सा है, ये ना, ये कितना होगा, 5 किलोमीटर होगा ही नहीं होगा, होगा। अगर हम स्ट्रेट जाते 7 किलोमीटर, ठीक है, स्ट्रेट 7 किलोमीटर मूव किए, डिस्टेंस हमारा 7 किलोमीटर है और डिस्प्लेसमेंट हमारा कितना होगा, 7 किलोमीटर होगा। लेकिन हमने डायरेक्शन चेंज की तो हम 7 किलोमीटर गए, डिस्टेंस हमारा 7 है लेकिन हमारा डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 5 किलोमीटर। हुआ कि नहीं हुआ? समझ आया? पाइथागोरस थ्योरम भी तो लगा है, 3 3 9 और 16 of 9 9 to 25 का रूट 5 किलोमीटर हमने क्या किया, डिस्प्लेसमेंट हमारा कितना है, 5 किलोमीटर है। तो डायरेक्शन चेंज होने के कारण जब अगर स्ट्रेट लाइन में मूव करते हैं तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम रहता है, लेकिन हम अगर खाली सिर्फ डायरेक्शन चेंज किए हैं तो डिस्प्लेसमेंट घट गया। डिस्टेंस तो सेम है, डिस्प्लेसमेंट घट गया। ठीक है? तो डायरेक्शंस की वजह से बदलाव किसमें देखा जा रहा है, डिस्प्लेसमेंट में। इसीलिए डिस्प्लेसमेंट हमारा कौन सा क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि इसमें डायरेक्शन चेंज होने का असर पड़ रहा है। ठीक है? ये वो जो लेंथ है वो घट गई, समझ में आया? और डिस्टेंस में कोई असर नहीं है, इसलिए कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर है, और ये कौन सी है, वेक्टर है। समझ में आया आपको? क्यों स्केलर है, क्यों वेक्टर है, समझ में आया? आपको क्लियर हो गया? अभी आगे बढ़े जी। अब due to change in direction case, that is why the change so that displacement
डिपेंड्स ऑन द डायरेक्शन, दैट्स व्हाई द डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। जैसे मैंने बोला कि भाई डायरेक्शन चेंज होने के कारण क्या हो रहा है, आपका डिस्प्लेसमेंट का यूनिट भी चेंज हो जा रहा है कंपैरिजन टू द डिस्टेंस। इसका मतलब क्या है, इसीलिए डिस्प्लेसमेंट को हम क्या कहते हैं, वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। डिस्प्लेसमेंट कैन बी नेगेटिव एंड डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव। डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो सकता है और डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है। हमने समझाया भाई इसे, आपने एक इनिशियल पोजीशन बताया, ठीक है। इनिशियल पोजीशन से मूवमेंट हुआ तो ये इस डायरेक्शन मूवमेंट हुआ +3 किलोमीटर, इस डायरेक्शन मूवमेंट हुआ कितना, ठीक है। तो इधर 5 किलोमीटर मूव हुआ, ठीक है। तो ये नेगेटिव डायरेक्शन में हुआ। आप ऐड करिए तो इसको घटाइए, क्या हो जाएगा, -5 किलोमीटर +3 किलोमीटर कितना हुआ, -2 किलोमीटर है। डिस्प्लेसमेंट कितना है, -2 किलोमीटर। नेगेटिव हो सकता है, लेकिन अगर हम डिस्टेंस की बात करें तो 3 गया, 3 लौटा, 6 और 6 के बाद फिर 5 गया, कितना हुआ, 11 किलोमीटर। देख लीजिए डिस्टेंस क्या भाई, 3 जाएगा वापस आएगा, तभी तो इनिशियल पोजीशन से गया है। 3 गया फिर वापस आया, 3 3 6 और फिर यहाँ पे 5 आ गया, कितना हुआ, 11। इज दैट क्लियर? चलिए 11 कैसे, ये भी क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? हाँ। चलिए अब स्पीड और वेलोसिटी की बात करें, ठीक है। स्पीड क्या है, अब यहां पर क्या है, टोटल डिस्टेंस कवर विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इसलिए फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, होता है कि नहीं होता है? चलिए और फिर किसकी बात कर रहे हैं हम, वेलोसिटी की। तो वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है टाइम के रेस्पेक्ट में, वो क्या हो जाता है हमारी वेलोसिटी। तो इसलिए वेलोसिटी इक्वल क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। मान लीजिए क्वेश्चन पूछे वेलोसिटी निकालने के लिए, तो आपको पहले डिस्प्लेसमेंट निकालना पड़ेगा, उसी एक्सपेक्ट में आप पता कर सकते हैं वेलोसिटी क्या है। समझ आया? तो अब आपको समझ आया स्पीड क्या है डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में और वेलोसिटी क्या है डिस्प्लेसमेंट के रिस्पेक्ट में। इसका मतलब फिर क्या हो गया भाई, ये भी स्केलर ये भी स्केलर, तो क्या हो गया, स्केलर क्वांटिटी हो गया। और ये वेक्टर है तो सीधी बात ये भी क्या हो जाएगा, वेलोसिटी भी एक वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? क्योंकि भाई जब डिस्प्लेसमेंट डिपेंड कर रहा है डायरेक्शंस के ऊपर, तो वेलोसिटी भी डिपेंड करेगा ना इनडायरेक्टली। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका वेक्टर क्वांटिटी और ये कौन सा हो गया, स्केलर क्वांटिटी। समझ आया? इज दैट क्लियर? तो अब इसमें देखिए स्पीड क्या है, टोटल डिस्टेंस कवर पर यूनिट टाइम, और वेलोसिटी क्या है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अकर पर यूनिट टाइम। ऐसा यूनिट दोनों की क्या है, मीटर पर सेकंड। क्या है भाई, इसका डिस्टेंस क्या है मीटर और टाइम का क्या है सेकंड, तो ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी मीटर पर सेकंड भाई, अपॉन में है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं ms-1। समझ में आया ms-1 क्यों होता है, सेकंड ऊपर गया पावर माइनस में हो गई। क्लियर? इधर भी मीटर पर सेकंड होगी, तो डिस्प्लेसमेंट का ऐसा यूनिट मीटर है और टाइम का सेकंड, तो मीटर पर सेकंड, ये भी ms-1। ठीक है, दोनों की ऐसा यूनिट सेम है। क्लियर? एक स्केलर क्वांटिटी है और एक वेक्टर क्वांटिटी। इज दैट क्लियर? फॉर्मूला मैंने लिखा ही दिया। अब दो तरह के मोशन होते हैं, एक यूनिफॉर्म मोशन और एक नॉन यूनिफॉर्म। चलिए ये भी देख लेते हैं। चलिए यूनिफॉर्म मोशन जिसमें स्पीड क्या होती है, कांस्टेंट होती है, और नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या है, स्पीड चेंज होती जा रही है। ठीक है भाई, यूनिफॉर्म मोशन
इसमें स्पीड क्या है, कांस्टेंट है, और नॉन यूनिफॉर्म मोशन, स्पीड क्या हो रहा है, चेंज हो रही है, बदलाव हो रहा है, कभी स्पीड बढ़ रही है, कभी घट रही है, एक कांस्टेंट स्पीड नहीं है। ठीक है, एवरेज स्पीड क्या है, एवरेज स्पीड क्या है, या टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टोटल टाइम टेकन। तो एवरेज स्पीड इक्वल टू क्या होगा, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड। शालिनी आपने भी नहीं पढ़ा है ना ये पाठक, आपने, अच्छा है, गुड है यार। टोटल इन बेसिक के बहुत बड़ा नहीं है चीजें, तो बोलिए, आप ही बोलिए, किसी को बोलने में हमने मना नहीं किया, बोलिए, आप लोग भी बोलिए। टोटल टाइम देखिए, अभी मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी 4 किलोमीटर, पॉइंट ए से पॉइंट बी 1 घंटा लग गया, फिर बी से सी जाने में 2 घंटे लग गए, कितना 10 किलोमीटर, ठीक है, और सी से डी जाने में 3 घंटे लग गए, 12 किलोमीटर, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे भाई, अगर एवरेज स्पीड निकाली, टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया गया, 4 + 10 + 12, और टोटल टाइम कितना लिया गया, 2 + 1 + 3, तो क्या हो जाएगा, देखिए कितना होगा, 26/6। ठीक है, तो अब इससे आप स्पीड निकाल सकते हैं, डेसिमल में है, पॉइंट में, अलग मैटर है, बट आप क्या निकाल सकते हैं, एवरेज स्पीड निकाल सकते हैं। यहाँ पे मैंने किलोमीटर में कर दिया भले, लेकिन आप इसमें करना रहेगा मीटर में। ये एक एग्जांपल है, कोई क्वेश्चन नहीं। समझ में आया आप लोगों को, इज दैट क्लियर? चलो चलिए आगे बढ़ते हैं। एवरेज स्पीड देख लिया, अब एवरेज वेलोसिटी देख ले। एवरेज वेलोसिटी क्या है, भाई आपने जो कुछ अभी तक पढ़ा वही चीज आ रहा है। एवरेज वेलोसिटी क्या है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। हेलो, कंफर्म? सम ऑफ वेलोसिटीज अपॉन नंबर ऑफ वेलोसिटीज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी। फॉर्मूला चेक कर लीजिएगा, क्या है, सम ऑफ वेलोसिटीज अपॉन नंबर ऑफ वेलोसिटीज, सम ऑफ, ये गलत नहीं है, वेलोसिटीज अपॉन नंबर ऑफ वेलोसिटीज। देखिए v1 a से b, b से c, v2 c से d, v3 d से v4, ठीक है। तो यहाँ पे सारी वेलोसिटीज जोड़िए, v1 + v2 + v3 + v4। इसको भाई आप डायरेक्शन का सिंबल दे सकते हैं, क्योंकि वेलोसिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, अपॉन नंबर गिन लीजिए 1 2 3 4 अपॉन 4। क्लियर? ऐसे आप एवरेज वेलोसिटी निकाल सकते हैं। याद रखिएगा, आपको एवरेज वेलोसिटी निकालना हो, अलग अलग वेलोसिटीज दी हो, तो सभी वेलोसिटीज को ऐड करके क्या है, नंबर ऑफ वेलोसिटी, जैसे एवरेज निकालते हैं हम, एवरेज ऐसे ही निकालते हैं ना भाई, सभी को सम करके जितने नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ क्वांटिटीज रहती है उसे डिवाइड कर देते हैं, वैसे ही आपको वेलोसिटी निकालना। क्लियर? इज दैट क्लियर? जी।
अब बात करते हैं किसकी, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ठीक है, वेलोसिटी का चेंज होना। हाँ जी, एक मिनट, चलिए यही देखते हैं एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या है, v u, u हमारा क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, और कुछ मूवमेंट क्या है, v हमारा क्या है, फाइनल वेलोसिटी, और यहां से यहां तक के ये जो टाइम का रहा। तो एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या हो गया, v माइनस u बाई क्या t। आपको पता है एक्सेलरेशन नेगेटिव में भी हो सकता है, कैसे, रिटार्डेशन उसे कहते हैं, बहुत सही शब्द आपने, बहुत अच्छी बात है। तो नेगेटिव में कब हो सकता है, क्या पता है कोई केस ऐसा? एक्सेलरेशन अपोजिट है। हाँ नहीं नहीं नहीं, इसमें भी कोई, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 4 मीटर पर सेकेंड है और यहाँ पे आ गया 3 मीटर पर सेकेंड हो गया, ठीक है, 5 सेकेंड लगे। अब छोड़ दीजिए उसको, 5 सेकेंड बाहर हो जाए, देखना ही नहीं। इधर देखो क्या हुआ, 3 सेकेंड्स 3 मीटर पर सेकेंड माइनस 4 मीटर पर सेकेंड, क्या होगा, माइनस 1 मीटर पर सेकेंड हो गया ना। नेगेटिव है एक्सेलरेशन की नहीं। तो रिटार्डेशन जो शब्द आपने कहा, बहुत अच्छी बात है, आपको याद है। तो ये क्या हो गया कि जब नेगेटिव एक्सेलरेशन हो रहा है, समझ आया? तो एक्सेलरेशन की बात करें तो द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, और क्या कहते हैं, रेट ऑफ, जो आपको शब्द बार बार देखने मिलता है, वो किससे कोरिलेट करता है, हमारा टाइम से, मैक्सिमम टाइम। मैक्सिमम टाइम जो रेट ऑफ होता है वो टाइम के एस्पेक्ट के लिए होता है, मैक्सिमम टाइम रेट ऑफ टाइम के लिए होता है, ठीक है। तो टाइम दो बार हो गया, लेकिन आप याद रखिएगा मैक्सिमम टाइम जो रेट ऑफ लिखा जाता है, जब कहीं रेट ऑफ यहाँ पे सब विद रिस्पेक्ट टू टाइम नहीं लिखा गया, मैंने बताया विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है, टाइम के रिस्पेक्ट में ही हो रहा है। लेकिन जब रेट ऑफ लिखा जाता है मैक्सिमम टाइम, हमेशा नहीं, हमेशा कंफर्म एश्योर ना रहिए। लेकिन अगर आपको नहीं याद आ रहा है क्या हो सकता है यहाँ पे रेट ऑफ का मतलब क्या है, क्या होगा, तो टाइम वहां पे आप यूज कर सकते हैं, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं। क्लियर, समझ में? हमेशा तुक्का नहीं लगेगा। चलिए फिर एक्सेलरेशन क्या है, वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा, क्योंकि भाई आपका क्या है, जब वेलोसिटी ही एक वेक्टर क्वांटिटी है तो एक्सेलरेशन भी वेक्टर क्वांटिटी है, तभी नेगेटिव में जा रहा है, ठीक है। अभी SI यूनिट क्या है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब इसका रीजन क्या है, रीजन क्या है, वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड है। देखो वेलोसिटी का क्या है, वेलोसिटी का SI यूनिट मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। तो और टाइम का क्या है, टाइम का है सेकेंड, तो भाई मीटर अपॉन सेकेंड इनटू सेकेंड, तो हो गया मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर, तो हो गया मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये भी लिख सकते हैं मीटर S-2, समझ में? SI यूनिट क्लियर हुई, ठीक है। फॉर्मूला क्या है, A इक्वल टू V माइनस U बाई T। अभी इसी का यूज भी आएगा आगे, जब आप 3 टाइप्स ऑफ फॉर्मूलेज देखेंगे उसमें भी इसका इस्तेमाल दिखेगा। क्लियर, आगे क्लियर हो गया, कोई दिक्कत है? रिटार्डेशन जो शब्द है वो किसके लिए यूज किया जाता है, जब एक्सेलरेशन क्या हो रहा है, नेगेटिव में हो रहा है, ठीक है। नेगेटिव मतलब कि नहीं कि कोई बैक गियर लगा के उन पीछे की तरफ जाएंगे, कैसे होगा नेगेटिव, आपको मैंने बता दिया, ठीक है। मींस जब क्या हो रहा है, धीरे धीरे स्पीड कम पड़ रही है, तो क्या कर रहे हैं, रिटार्डेशन हो रहा है। क्लियर, समझ में? फिर अभी इफ वेलोसिटी इंक्रीज, क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है वेलोसिटी तो प्लस में रहेगा, और डिक्रीज कर रहा है वेलोसिटी तो नेगेटिव में होगा, क्योंकि ये जो एक्सेलरेशन है डायरेक्टली डिपेंडेंट किसके ऊपर है, नेगेटिव पॉजिटिव होने के लिए वेलोसिटी के ऊपर, क्योंकि भाई टाइम तो ना किसी के साथ ऐड हो रहा है ना किसी के साथ माइनस हो रहा है, टाइम कभी नेगेटिव में हो ही नहीं सकता भाई, टाइम बढ़ेगा ही ना, घटेगा कभी नहीं। कोई भी चीज चेंज हो चाहे ना हो, टाइम जरूर चेंज होगा भाई। वेलोसिटी टाइम ग्राफ आप देखिए, भले वेलोसिटी कांस्टेंट रहे, ठीक है, लेकिन टाइम तो बढ़ता रहेगा ना,
वेलोसिटी अगर कॉन्स्टेंटली बढ़ रहा है लेकिन तभी भी टाइम तो बढ़ ही रहा है ना, टाइम कांस्टेंट, टाइम नहीं चेंज हो, टाइम रुकेगा नहीं, हमेशा बढ़ता रहेगा। इसीलिए मैक्सिमम टाइम इन ग्राफ, टाइम इज ऑन एक्स एक्सिस, क्योंकि एक्स एक्सिस पे ही हम टाइम को रिप्रेजेंट करते हैं। क्यों? क्योंकि कॉन्स्टेंटली वो मूव कर रहा है, रुकेगा नहीं। क्लियर? हाँ, वेलोसिटी चेंज होना हो भाड़ में जाए, लेकिन वो जरूर चेंज होगा। चलिए, अब रिटार्डेशन हो गया, नेगेटिव वेलोसिटी हो गया। चलिए अब ग्राफ की बात करते हैं, ठीक है, ग्राफ को रिप्रेजेंट करते हैं। चलिए देखते हैं फटाफट। चलिए अब आते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में, अलग अलग ग्राफ के बारे में पढ़ते हैं। तो 3 टाइप ऑफ ग्राफ्स हैं। पोजीशन टाइम ग्राफ है जिसको हम x और t से रिप्रेजेंट करते हैं, जहां पर x और t का रिप्रेजेंटेशन दिखे उसमें पोजीशन टाइम, या फिर पोजीशन को एक और चीज कहते हैं, वो क्या है हमारा डिस्टेंस, ठीक है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ है। दूसरा है हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, ठीक है, जिसको हम vt से रिप्रेजेंट करते हैं। या फिर तीसरा हमारा है एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, जिसको हम at से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ये 3 तरह के ग्राफ आपको देखने को मिलेंगे, वेरिएशन अलग अलग होंगी, लेकिन ग्राफ किस प्रकार के होंगे? 3 तरीके के होंगे। आइए देखते हैं। रेस्ट स्टेशनरी मतलब क्या? कोई चीज एक ही पोजीशन पे है, अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है, रेस्ट पर है। तो आइए उसकी बात करते हैं। जैसे कि मान लिया गया कि अगर हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ बता रहे हैं, तो हमारा इनिशियल पोजीशन अगर हमारा 2 मीटर है और जब कोई मूवमेंट नहीं होगा तो फाइनल पोजीशन भी हमारा 2 ही मीटर रहेगा, फाइनल पोजीशन भी 2 मीटर रहेगा। तो टाइम तो चेंज होता रहेगा, टाइम कांस्टेंट है, इसीलिए हम ज्यादातर टाइम एक्स एक्सिस, यहाँ पे वीडियो टाइम एक्स एक्सिस, यहाँ भी टाइम एक्स एक्सिस पर, क्योंकि वो चेंज होता रहेगा। और कोई चेंजेस हो चाहे ना हो, टाइम में चेंजेस जरूर हो। तो जब स्टिल है तो 2 मीटर पे ही स्टिल एक लाइन चली जाएगी, समझ आया? इसीलिए हमने क्या है, पैरेलल है, एक्स एक्सिस के पैरेलल है। क्यों पैरेलल है? क्योंकि कोई भी मूवमेंट नहीं हुआ, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन दोनों सेम। क्लियर? इज दैट क्लियर? चलिए दूसरा हम बात करते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ। सीधी सी बात है, वेलोसिटी कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं, डिस्टेंस नहीं चेंज हुआ तो डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ तो कोई वेलोसिटी चेंज नहीं हुई, तो कोई भी लाइन आपको देखने को नहीं मिल रही, ठीक है। क्योंकि इनिशियल और फाइनल पोजीशन जब सेम है तो नो डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू 0, तो 0 अपॉन टाइम कुछ नंबर आएगा क्या? नहीं आएगा, तो 0 ही रहेगा, तो इसीलिए 0 पे ही दिख रहा है आपको, ठीक है। फिर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ की बात करें तो भाई जब क्या कहते हैं, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, मतलब कि 0 अपॉन टाइम क्या रहेगा? 0, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी भी सेम है, फाइनल वेलोसिटी भी सेम है, क्योंकि कोई मूवमेंट हो ही नहीं रहा है। इनिशियल वेलोसिटी भी 0 रहेगी और फाइनल भी 0 रहेगी, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 0, कोई भी मूवमेंट नहीं दिखेगा, इसीलिए उसी एक लाइन में, क्योंकि टाइम तो चेंज हो रहा है, वेलोसिटी चेंज हो चाहे ना हो, टाइम तो चेंज हो रहा है, इसीलिए नीचे आपको वेलोसिटी दिख रही है। क्लियर? समझ में आया? इज दैट क्लियर? ये तीनों ग्राफ आपको समझ में आया स्टेशनरी पर। अब यूनिफॉर्म मोशन पर हम बात करते हैं फटाफट। चलिए अब यहाँ पे अनयूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन, सॉरी यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन की बात करें, तब यूनिफॉर्म मोशन है तो वेलोसिटी जो है सेम रहेगी, इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी, तो कोई भी चेंजेस पैरेलल लाइन मूव करेगा, ठीक है। अब डिस्टेंस चेंज हो रही है, तो देखिए इस तरह से ग्राफ हो गया। यहाँ पर जब वेलोसिटी सेम है, मींस इनिशियल वेलोसिटी मींस मान लीजिए 2 मीटर पर सेकंड है और फाइनल वेलोसिटी भी 2 मीटर पर सेकंड है, तो दोनों को माइनस करेंगे, 2 माइनस 2 कितना होगा बेटा? 0। तो 0 अपॉन टाइम क्या कोई एक्सीलरेशन कुछ होगा? नहीं होगा, इसलिए क्या होगा, यहीं पे गोले लगते चले जा रहे हैं, ठीक है। नीचे ही टाइम तो चेंज होगा लेकिन एक्सीलरेशन कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है, कांस्टेंट। चलिए अब आगे बात करते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ की बात करते हैं, किसमें? नॉन यूनिफॉर्म मोशन में। देखिए ये इस तरह, क्योंकि वेलोसिटी इस तरह है, टाइम के साथ धीरे बढ़ रहा है, ठीक है। रिटार्डेशन होगा तो वेलोसिटी टाइम के साथ धीरे घट रहा है। क्लियर? अब डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस बढ़ेगी, धीरे बढ़ रहेगी, अनइक्वल। अगर ये स्ट्रेट लाइन कब होगी? जब भाई इक्वल डिस्टेंस मूव करा, जैसा कि हमने देखा यूनिफॉर्म मोशन में, यहाँ पे
रीजन क्या है, अनइक्वल डिस्टेंस कवर अप किया जा रहा है अलग अलग टाइम पर। क्लियर, टाइम बढ़ रहा है उस हिसाब से अनइक्वल डिस्टेंस कवर अप किया जा रहा है, इसलिए इस तरह से आपको सर्कल में देखने को मिल रहा है। क्लियर, समझ में आया? चलिए एक्सीलरेशन की बात करें, जब अनइक्वल है तो एक्सीलरेशन ऐसा रहेगा। ठीक है, अगर रिटार्डेशन हो रहा है तो ऐसे रहेगा ग्राफ, घटेगा धीरे धीरे, ये बढ़ रहा है ये घट रहा है। क्लियर, समझ में आया? इज दैट क्लियर? कैसे ग्राफ बनेंगे पता चल गया, समझ में आया? एक छोटा सा एक नॉर्मल सा ग्राफ देख लीजिए। चलिए एक नॉर्मल सा ग्राफ देख लीजिए, इसमें क्या है, इसमें पॉजिटिव एक्सेलरेशन, कांस्टेंट एक्सेलरेशन और ये नेगेटिव एक्सेलरेशन। ठीक है, इज दैट क्लियर? अब यहां में फाइंड करना डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू क्या होगा, एरिया। अभी आप देखोगे जब ग्राफिकल रूप से आप उसका डिस्प्लेसमेंट निकालने की कोशिश करोगे तब क्या होगा, आपका एरिया ही निकालोगे ट्रेपेजियम का। ठीक है, तो ये क्या है, ये एरिया ही आपको क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। अगर ग्राफ के थ्रू डिस्प्लेसमेंट निकालना तो कैसे निकलेगा समझ में आया? ठीक है, इज दैट क्लियर? अब 3 काइनेमेटिकल इक्वेशंस हम देखेंगे आगे चल के। क्लियर, तो काइनेमेटिकल इक्वेशंस देखते हैं, 3 जो हैं, 3 में भी 2 हम पहले समझ लेते हैं। जैसे कि पता है कि भाई यहाँ पे एक बात आप जान लीजिए, एस जो है क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, और u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, v क्या है, फाइनल वेलोसिटी, t क्या है, आपका टाइम है, और कुछ बच गया, a जो है एक्सेलरेशन। ठीक है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। टाइम को हमने मल्टीप्लाई कर दिया, हो गया at इक्वल टू v माइनस यू। अब यही u कहाँ चला जाएगा, उधर चला जाएगा, v इक्वल टू यू प्लस at। ये हो गया आप एक इक्वेशन फर्स्ट मान के लिए। क्लियर, ठीक है, फिर s इक्वल टू क्या हो गया, s इक्वल टू u t प्लस हाफ at स्क्वायर। क्लियर, s इक्वल टू u t प्लस हाफ at स्क्वायर, ये आपका फॉर्मूला है। आइए अब फॉर्मूला प्रूव करते हैं, कैसे होगा। वेलोसिटी इक्वल टू होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वेलोसिटी हम यहाँ पे कौन सी वेलोसिटी मानेंगे, एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी क्या है, u प्लस v बाई 2, यही होता है, इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट का है s अपॉन टाइम t। ओके, फिर यही जो हमारा टाइम t है उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। मल्टीप्लाई अभी अंदर ना करिए, थोड़ा सा वेट करिए, थोड़ा सा और काम क्या करना है, क्या काम करना है, यही इक्वेशन फर्स्ट को आपको यहाँ पे पुटअप करना है v की वैल्यू में। ठीक है, आपने पुटअप किया क्या होगा, u प्लस at, u प्लस at, u और u ऐड हुआ 2u हो गया प्लस 80। क्लियर, u जब आप स्प्लिट करेंगे 2 और 2 कैंसिल आउट होगा, इधर कुछ है ही नहीं तो हो जाएगा हाफ 80। जब t से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो u इंटू टी हो जाएगा ut, और हाफ 80 इंटू टी करेंगे तो 80 स्क्वायर। तो s इक्वल टू ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर। समझ में आया, कोई दिक्कत यहाँ पर? चलिए अब तीसरा इक्वेशन देख लेते हैं फटाफट। तो यहीं पे सेकेंड इक्वेशन में थोड़ा सा सब्र करो, इंतजार करो, रुक जाओ, आगे नहीं बढ़ना है, यहीं पे आप रुके, इसी वैल्यू को पुटअप किया जाए। ठीक है, t की वैल्यू हमें पुटअप करनी है। हमें पता है एक्सेलरेशन इक्वल टू होता है v माइनस यू बाई टी। अब t ऊपर ले गए, a नीचे आया, टाइम इक्वल टू क्या हो गया, v माइनस यू बाई a। क्लियर, यहां तक आ गया, आपको समझ में आ गया। चलिए और आगे देखते हैं। अब
यहाँ सारी चीजें हो गई। अब थर्ड इक्वेशन रख दीजिए यहाँ पर, तो हो जाएगा u प्लस v बाई 2 इंटू v माइनस u बाई a, ठीक है, इक्वल टू s। ये 2 और a जाके उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, मल्टीप्लाई में है, प्लस में होता तो हम इसको नहीं ले जा सकते थे, मल्टीप्लाई में तो इसको हम प्लेन कर देंगे, टिकट दे देंगे दोनों के हाथों में, कह देंगे भाई इसके पास जाओ, तो चला गया। तो हो गया v प्लस यू इंटू v माइनस यू इज इक्वल टू 2 इंटू a इंटू एस। a प्लस बी, a माइनस बी क्या हो जाएगा, a स्क्वायर मतलब b स्क्वायर माइनस b स्क्वायर मतलब u स्क्वायर इक्वल टू हो गया 2as। आपको थर्ड इक्वेशन मिल गई। तीनों इक्वेशन कहीं बाहर से लंदन से इंपोर्ट नहीं की गई है, यही सब जो बेसिक इक्वेशन एक्सीलरेशन की थी उसी को हमने इंटीग्रेट करके सारी इक्वेशंस बनाई। क्लियर? तो ये बताना इसलिए जरूरी था कि आप जो क्वेश्चंस करते हैं तो आपको समझ में आया कि हाँ कैसे आपको क्वेश्चंस में, न्यूमेरिकल्स में अगर कोई वैल्यू नहीं दी है तो कहाँ से आपको ढूंढ कर लाना है। क्लियर? चलिए आइए आगे देखते हैं फटाफट। इसको क्या करेंगे, v स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया 2as माइनस प्लस u स्क्वायर, ठीक है, ये आपकी बुक में लिखा हुआ है, वही चीज है, बस खाली इसको हमने डिस्प्ले उसको तरफ भेज दिया। समझ आया? खुश? चलिए यहाँ पे जो है a से b तक, a इनिशियल वेलोसिटी, b फाइनल वेलोसिटी, ठीक है, ग्राफ में रिप्रेजेंट किया तो यहाँ O से A तक क्या है आपका इनिशियल वेलोसिटी u, B से B तक क्या है आपका फाइनल वेलोसिटी v, ठीक है, तो ये यहाँ हो जाएगा dB, AB कहा था, क्लियर, dB होगा, ओके। तो अब ये हमारा क्या है v है, ये हमारा है u, तो a एक्सीलरेशन इक्वल टू क्या होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, तो एक्सीलरेशन a से रिप्रेजेंट करते हैं, चेंज इन वेलोसिटी मींस फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, टाइम टेकन मींस t, तो a इक्वल टू v माइनस u बाई t, t इधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, at इक्वल टू v माइनस u, v इक्वल टू क्या हो गया u प्लस at, ठीक है, वही पहली इक्वेशन आ गई। क्लियर? अब हम बात करेंगे दूसरी इक्वेशन की इसी ग्राफ की मदद से। चलिए आइए उसको देखते हैं। देखिए यहाँ पे तो हमने बताया था डिस्प्लेसमेंट, अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था क्या होता है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम में यहाँ देखिए ध्यान से देखिए कि ट्रायंगल दिख रहा है, वो एक क्या दिख रहा है आपका रेक्टेंगल, ठीक है, थोड़ा सा आप शिफ्ट हो जाओ इधर, ये नहीं दिख रहा है तो समझ आया अभी आपको दिख रहा है। yes. तो ट्रायंगल का फॉर्मूला आपको क्या होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस क्या है भाई, ये यहाँ से यहाँ तक की लेंथ, एक मिनट, यहां से यहां तक की लेंथ क्या होगी, पहले ऑलरेडी ये कितना दिया है v दिया है और ये दिया है u, तो ये दोनों क्या हो जाएगा v माइनस u हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, तो आपका आधा निकला बेस हो गया। हाइट क्या है आपका, हाइट टाइम, भाई ये हाइट आपका क्या है, यहाँ पे t है तो यहाँ पे भी t ही होगा, ये तो टाइम से आपने मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस ut मीन्स आपका जो रेक्टेंगल u इंटू t, आपने ये फॉर्मूला जो है प्लस ut, क्लियर, ये फॉर्मूला है हो गया आपका एरिया ऑफ रेक्टेंगल। क्लियर? तो अभी यहाँ पे एक चीज और ध्यान दीजिए, यहाँ पे हम वैल्यू किसकी रखेंगे v की, तो v की वैल्यू क्या हो जाएगी, v की वैल्यू आपकी हो जाएगी, आपको पता है एक्सीलरेशन इक्वल टू क्या होता है, एक्सीलरेशन इक्वल टू क्या होता है आपका v माइनस u बाई t होता है, तो फिर टाइम्स आप मल्टीप्लाई करेंगे at इक्वल टू v माइनस u, v इक्वल टू क्या हो जाएगा u प्लस at हो जाएगा। आप यहाँ पे वैल्यू पुट अप करेंगे, u कैंसिल आउट हो गया, बचा हाफ at इंटू t, तो t इंटू t हो जाएगा हाफ at स्क्वायर और ut प्लस ऑलरेडी दिया हुआ है प्लस इक्वल टू हो जाएगा ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया आपका सेकेंड इक्वेशन विद द हेल्प ऑफ ग्राफ। आइए थर्ड इक्वेशन एंड द लास्ट इक्वेशन देखिए। तो इसमें देखिए लास्टली जो हम देखते हैं एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। अभी पिछली बार ट्रेपेजियम में हमने क्या किया, एक सेगमेंट ट्रायंगल का, फिर उसके बाद एक रेक्टेंगल का कर लिया। अभी ट्रेपेजियम वाला ओरिजिनल फॉर्मूला जो होता है वो रखेंगे, सम ऑफ हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड DB और AO, DB और AO, DB क्या है B, AO क्या है U, तो हो जाएगा U प्लस V इंटू OT हाइट जो हमारा O और T क्या है हमारा टाइम T,
ठीक है। अब टाइम की वैल्यू हमें पता है कैसे निकलेगी, टाइम की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है, लेट हो रहा है, टाइम की वैल्यू क्या हो जाएगी, a इक्वल टू v माइनस यू बाई टी होता है, तो टाइम निकालेंगे क्या हो जाएगा, टाइम इक्वल टू जाएगा v माइनस यू बाई ए, वैल्यू पुटअप करेंगे, फिर ये जो हाफ है और a हम मल्टीप्लाई होकर इधर चला जाएगा, 2as हो जाएगा इक्वल टू v इंटू v माइनस यू इंटू v प्लस यू मीन्स a प्लस v इंटू a माइनस v, फॉर्मूला आपको पता है, हो जाएगा a स्क्वायर माइनस v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। अब v स्क्वायर एक तरफ रख दिए और u उधर भेज दिए, तो क्या होगा, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। यहाँ पर आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन खत्म होता है। ठीक है, एक छोटा सा लास्ट टॉपिक बच जाता है, उसको आइए देख लेते हैं, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। तो लास्ट ही देखते हैं, लास्ट टॉपिक जो हमारा सर्कुलर मोशन क्या है। सर्कुलर मोशन जब हम बात करते हैं, कोई भी जैसे एक ऑब्जेक्ट है किसी एक पॉइंट के अलोंग सर्कुलर मूव कर रहा है, क्या हो गया आपका सर्कुलर मोशन, क्लियर। अब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या है, जब एक कोई ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड में, एक कांस्टेंट स्पीड में मूव कर रहा है, लगातार घूम रहा है, वो आपको क्या हो गया, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। एक बात याद रखिएगा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी जो है वो चेंज होती रहती। क्यों चेंज होती, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्शंस चेंज हो रही है। ठीक है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहता है, स्पीड कांस्टेंट रहती है, लेकिन डायरेक्शंस चेंज होती रहती है, क्लियर। इसीलिए हम कहते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग सर्कुलर पाथ विद कांस्टेंट स्पीड। सर्कुलर पाथ के अलोंग जो कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है कांस्टेंट स्पीड के साथ, वो हमारा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। स्पीड यहाँ पे कांस्टेंट होती है, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं हो सकती ड्यू टू द डायरेक्शन के कारण, क्योंकि डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड होती है वेलोसिटी, क्लियर। फिर स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ पर जो आपका रेडियस r होता है, आपको जब अगर पूरा डिस्टेंस निकालना है, वो क्या हो जाता है, सर्कमफेरेंस 2 पाई r हो जाता है। ठीक है, 2 पाई r होगा, और आपका स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। और यहाँ पे डिस्टेंस कितना है आपका 2 पाई r, और टाइम आपका कितना है t। ये आपको फॉर्मूला मिल गया, क्लियर, समझ में आया आपको, इज दैट क्लियर। तो यहीं पे आपका जो है चैप्टर मोशन एंड अप होता है। ठीक है, आप लोग जाके रीड आउट करिएगा, कल के दिन आपके पास समय है, कुछ डाउट हो बताइएगा। ठीक है, और ऑफलाइन आप लोग जुड़े रहेंगे, अगर कुछ न्यूमेरिकल्स आपको नहीं समझ में आएगा वो समझा देंगे। तो कल ये चैप्टर एनी हाउ खत्म हो जाएगा, परसों हम नया चैप्टर फिर फिजिक्स का स्टार्ट करेंगे। एक दिन गैप पहले नहीं दे रहे थे, लेकिन हम फिजिक्स में इसलिए दे रहे हैं, और केमिस्ट्री और बायो में तो नहीं मिलेगा, फिजिक्स में खासकर इसलिए दे रहे हैं कि आपको जाओ रीड आउट करो, उसमें अगर कुछ चीज़ें हैं नहीं समझ में आ रही हैं, या फिर आपके पास क्या है कुछ न्यूमेरिकल से नहीं समझ में आ रहे हैं, तो उसको हम आपको समझाएंगे। ठीक है, याद रखिएगा, जब भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो आप कौन से यूनिट सिस्टम का इस्तेमाल करेंगे, MKS या फिर SI यूनिट सिस्टम को, क्लियर, समझ में आया। ओके, थैंक यू वेरी मच, गुड बाय एवरीवन।